नवा रायपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राखी में छत्तीसगढ़ के पहले अंतरिक्ष केंद्र का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। कार्यक्रम में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने विद्यार्थियों से संवाद कर अंतरिक्ष से जुड़े अनुभव साझा किए, जिसे लेकर छात्रों में उत्साह देखा गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये केंद्र प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान में नए अवसर और प्रेरणा का माध्यम बनेगा। आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज यहाँ हम लोग नया रायपुर राखी के इस हायर सेकेंडरी भवन में अंतरिक्ष संगवारी केंद्र का शुभारंभ किए हैं। और ऐसे अवसर पर छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि जो अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर शुभांशु शुक्ला जी उनकी उपस्थिति रही है, और साथ में हमारे जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे मंत्री गुरु खुशवंत साहब जी, हमारे विधायकगण मोतीलाल साहू जी, अनुज शर्मा जी, इंद्र कुमार साहू जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति, अधिकारियों की उपस्थिति और बच्चों की उपस्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति, सबकी उपस्थिति में आज ये केंद्र का शुभारंभ किए हैं। और निश्चित रूप से हमारे बच्चे पहले पढ़ते थे मतलब थ्योरी के रूप में, प्रैक्टिकली उनको सब करने का यहाँ पर अवसर मिलेगा। हमारे छत्तीसगढ़ में टैलेंट बहुत है, उनको अवसर देने का काम था जो हुआ है। और आगे हम लोगों का प्रयास होगा कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस तरह का केंद्र स्थापित करेंगे ताकि पूरे प्रदेश के बच्चों को इसका लाभ होगा। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध और नशे के अवैध कारोबार को लेकर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला को ज्ञापन सौंपा। समता कॉलोनी में युवक की निर्मम हत्या और शहर में शराब, गांजा, ब्राउन शुगर जैसे नशीले पदार्थों की खुलेआम बिक्री पर चिंता जताई गई। पूर्व विधायक और कांग्रेस पदाधिकारियों की मौजूदगी में सौंपे गए ज्ञापन में शहर को सुरक्षित करने की मांग की गई। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कुमार शंकर मेनन ने कहा कि नशे का कारोबार फल फूल रहा है और पुलिस प्रशासन राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है, जिससे अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, नई पुलिस आयुक्त प्रणाली रायपुर में शुरू हुई है। आयुक्त महोदय नए, वो रायपुर के आयुक्त है, रायपुर की पैदाइशी है, रायपुर की पढ़ाई उनकी रही है। एक गुडविल विजिट तो था ही, उनसे मिलने का था ही, लेकिन उनको रायपुर शहर की सच्चाई को बताने की भी एक आवश्यकता थी कि किस प्रकार से रायपुर शहर के अंदर में लगातार पिछले 2 साल के अंदर अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, चाहे लूट की, चाहे बलात्कार की, चाहे चाकूबाजी की, चाहे हत्याओं की, तमाम ऐसी घटनाएं जिनके कारण पूरे लोग परेशान है, आम जनता परेशान है, लोगों के मन में भय का वातावरण है। उस वातावरण से कैसे रायपुर की जनता को निजात मिले, कैसे लोग आराम से रायपुर में रह सके, इन बातों को बताने के लिए। और कुछ हमने अपने पॉइंट्स भी थे जो हम लोगों को समझ में आया कि 4 से 5 थाने हम लोगों ने अभी तक घेराव किया जहां पर बड़ी घटनाएं हुई है। हम लोगों ने इस बात को कहा है कि हम लोग एक बार आपसे मिलकर इस बात को प्रयास कर रहे हैं कि रायपुर में शांति स्थापित हो, और जिसमें लगातार पुलिसिंग के मामले पर चर्चा की गई, अवैध नशों का कारोबार, अवैध शराब, अवैध आहते, इन सब तमाम बातों पर चर्चा की। सब बंद होने चाहिए, नशे के कारोबार बंद होने चाहिए। जो अधिकारी या ऐसे जगह पर जहां पर नशे का कारोबार होता है उन दुकानों को बंद करे। तमाम ऐसी बातें हम लोगों ने रखी है और निवेदन किया है कि भाई इस मामले में आप कार्रवाई करें, अन्यथा कांग्रेस अपने जो आंदोलन की राह पर हम लोग चल रहे हो तो चल ही रहे हैं। जनता की लड़ाई जो हम लोग लड़ रहे हैं वो तो लड़ेंगे ही, लेकिन हमारी मांग यही है कि हम पहला प्रयास ये करना चाहते हैं कि वो जो हमारी मदद चाहते हैं वो हम मदद करने के लिए भी तैयार हैं, साथ ही लेकिन पुलिस अपना काम करे। पुलिस सिर्फ वीआईपी ड्यूटी में न लगे रहे और लोगों के वास्तविक कानून और अन्य व्यवस्थाओं में अपना योगदान दे। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला ने कहा कि कवासी लखमा, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक हैं, को अनंतः न्याय मिला है। उन्होंने इसे सत्य की जीत बताते हुए कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सुशीलानंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर एक वरिष्ठ आदिवासी नेता को राजनीतिक विद्वेष के चलते कथित शराब घोटाले में फंसाया और महीनों तक जेल में रखा। कवासी लखमा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक को अंततः सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। आज एक बार फिर सत्य की जीत हुई है और यह साबित हुआ कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। कवासी लखमा को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर षड्यंत्रपूर्वक कथित शराब घोटाले में फंसाया है। एक वरिष्ठ आदिवासी नेता को महीनों तक जेल की सलाखों के पीछे
राजनीतिक विद्वेष के वश बंद करके रखा गया था। आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। कांग्रेस पार्टी अदालत के इस फैसले का स्वागत करती है। प्रदेश में शराब की कीमत बढ़ाए जाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा ने शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आते ही शराब दुकानों की संख्या बढ़ा दी गई है और अब कीमतें भी बढ़ाई जा रही हैं। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है और सरकार आम जनता को नशे में डुबो रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि डबल इंजन की सरकार होते हुए भी ड्रग्स और गांजा प्रदेश में कहां से आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा में भी भाजपा की सरकार है, फिर भी नशे पर नियंत्रण नहीं है और भाजपा छत्तीसगढ़ को उड़ता छत्तीसगढ़ बना रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि खूब हल्ला किए थे चुनाव के पहले, हम शराब बंद कराएंगे, शराब बंद कराएंगे। इन्होंने दुकानें बढ़ा दी, डबल कर दिया और घर घर पहुंच हो गया। अब दाम भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि आज जो नया रायपुर के पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि यहाँ सूखा नशा, और सूखा नशा की चपेट में पूरा छत्तीसगढ़ के जितने यूथ हैं वो आ चुके हैं। पूरे प्रदेश को जैसे उड़ता पंजाब था, ये उसी प्रकार से उड़ता हुआ छत्तीसगढ़ ये विष्णु देसाई बना रहे हैं। पूरा नशा में झोंक देना चाहते हैं। डबल इंजन की सरकार है। कहाँ से आ रहा है भैया ये ड्रग्स? गांजा कहाँ से आ रहा है? उड़ीसा से जैसे आता, तो उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार है, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी सरकार है। गांजा भी आ रहा है, सूखा नशा भी आ रहा है, मध्य प्रदेश से नकली शराब भी आ रहा है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी सरकार है। सब जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार है। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार। तो इस सरकार में क्या पूरे देश की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को नशा में डुबो देना चाहती है? धान खरीदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को 75 दिन तक धान खरीदी करनी थी, लेकिन 60 दिन में ही खरीदी बंद कर दी गई, जिससे लाखों किसान धान बेचने से वंचित रह गए। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि हजारों किसानों को टोकन नहीं मिला और जिनको मिला उन पर आधा धान बेचने के लिए दबाव बनाया गया। उन्होंने सरगुजा, बस्तर, कांकेर सहित कई जिलों का दौरा कर किसानों से मुलाकात की, जहां किसान धान बेचने को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि मुख्यमंत्री नौका विहार में व्यस्त थे। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने ऋण लिया था उनका भी धान नहीं खरीदा गया। सवाल उठाते हुए कहा कि अब सरकार ऋणी किसानों से ऋण वसूली कैसे करेगी। भूपेश बघेल ने कहा कि मोदी की गारंटी पूरी तरह से फेल हो गई है और इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र भी लिखा है। पहली बात तो है कि धान खरीदी अब 31 जनवरी को समाप्त हो गया। 75 दिन का धान खरीदी करना था, वो 60 दिन में ही समाप्त कर दिया। लक्ष्य 160 लाख मीट्रिक टन का रखा गया था, 139 लाख मीट्रिक टन खरीदे। 165 था शायद लक्ष्य, 165 लाख मीट्रिक टन था और 139 लाख मीट्रिक टन खरीदी किए। सरकार के और अधिकारियों के तमाम षड्यंत्रों के बाद भी किसान 139 लाख मीट्रिक टन धान बेचने में सफल रहे। लेकिन दूसरा पहलू ये है, कि हजारों नहीं लाखों किसान धान बेचने से वंचित रह गए। पहली बात तो यह है कि सवाल ये है कि सरकार ने जबरिया छोटे किसानों को रकबा समर्पण कराया। उसके पहले आप देखेंगे कि एग्रो स्टेक के नाम से खसरा और रकबा गायब हो गए। दूसरा ये था कि समर्पण करा दिए। तीसरा ये कि सभी धान खरीदी केंद्रों में जो कोटा था उसे घटा दिया गया। चौथा ये है कि हजारों किसानों को टोकन ही नहीं मिला। उसके बाद आप देखेंगे जिनको टोकन मिल भी गया था उसको भी ज़बरदस्ती कहा कि आपको आधे धान बेचना है, उसमें सहमति दें। पांचवा ये है कि किसानों के खलिहान में, कुठार में जाके सरकारी अधिकारी सत्यापन करते थे। कोई ऐसा किसान नहीं बचा जिसने तीसरा टोकन लिया या फिर आखिरी में जो टोकन लिया, या पहला टोकन ही क्यों ना, उसके यहाँ धान
सत्यापन करने के लिए गए, मेरे यहाँ भी वो लोग गए थे, मतलब किसी को उन्होंने छोड़ा नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी लाखों किसान धान बेचने से वंचित रह गए। मैं लगातार प्रदेश के दौरे में हूँ, चाहे वो सरगुजा हो, चाहे बस्तर हो, चाहे वो महासमुंद जिला हो, सब जगह मैं गया हूँ। कल भी बालोद जिला, कांकेर जिला, धमतरी जिला के किसानों से मेरी मुलाकात हुई। सरकार धान नहीं खरीदने के लिए जितनी कोशिश हो, जितनी ताकत हो, सरकार के अधिकारियों ने किया। सरकार को या विष्णुदेव साय जी को इससे कोई लेना देना नहीं, धान खरीदी हो न हो, उनको तो अडानी खुश रहे, उसके अलावा उनको कोई मतलब नहीं है। धान खरीदी के दिन किसान जहाँ आंदोलन कर रहे थे, सोसाइटियों में दबाव बना रहे थे कि हमारा धान बिक जाए, और वहीं उस दिन विष्णुदेव साय नारायणपुर में नौका विहार कर रहे थे। तो रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। किसान यहाँ खून के आंसू रो रहे थे और विष्णुदेव नौका विहार कर रहे थे। ये सरकार में बैठे हुए, क्योंकि ये अधिकारी चला रहे हैं, अधिकारी राज चल रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं। मतदाता से, किसानों से, छत्तीसगढ़ के किसानों से इनको कोई लेना देना नहीं। वो इतने अंधे हो गए हैं और बहुत पढ़े लिखे अपने आप को समझते हैं, आईएएस पास कर ली तो खुदा अपने आप को समझते हैं, लेकिन किसानों के नुकसान पहुंचाते पहुंचाते वो सरकार को भी चोट पहुंचा गए। क्योंकि जिन किसानों ने धान नहीं बेचा, जिनका टोकन नहीं कटा, वो किसान ऋणी हैं। और किसान, कोई भी सरकार, मध्य प्रदेश में भी थे, भले धान खरीदी की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन लिंकिंग खरीदते थे। लिंकिंग का मतलब यह है कि जितना वो कर्ज लिए उतना धान खरीद लेते थे, वो लिंकिंग कहलाता है। ये सरकार जो कर्ज लिए हुए किसान हैं बैंकों से, खासकर कोऑपरेटिव बैंक से जो लोन लिए हैं, उन किसानों का भी धान नहीं खरीदे हैं। अब मेरा सवाल ये विष्णुदेव सरकार से या चीफ सेक्रेटरी से, विकासशील से, दिल्ली में लंबे समय से आप रख आए हैं, अब मैं आपसे सवाल ये करता हूं कि जो किसान धान नहीं बेच पाए उसका ऋण कैसे समायोजित होगा, कि उसका ऋण की वसूली कैसे करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि किसान तो धान बेच के ही ऋण पटाता है। अब वो किसान धान नहीं बेच पाए और किसी किसान का 30,000, किसी 40,000, 50,000 लोन है, बड़े किसान है और ज़्यादा 1 लाख होगा, 1.5 लाख होगा, वो धान नहीं बेच पाए हैं। अब मुझे सरकार बता दे, क्या उस लोन को माफ करने वाले हैं या वसूली करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? क्योंकि किसान तो धान ही देगा और आपने 31 तारीख को बंद कर दिया, तो उन किसानों के ऋण वसूली कैसे होगा? सरकार के खजाने को घाटा आपने कैसे पहुंचाया? तो सबसे बड़ा सवाल यही है आज का, उन किसानों के जो ऋणी हैं और ऋण कैसे वो चुकाएंगे, ये सरकार बताए। सबसे बड़ा सवाल यही है। ये किसानों को नुकसान पहुंचाते पहुंचाते सरकार को ही खजाने में चूना लगा दिया। अब किसान ऋण नहीं पटा पाएगा। 1 अप्रैल के बाद उसको ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि 0% ब्याज केवल मार्च तक के है। जो लिया मई जून जुलाई में जो लोन लिया है, तो उसका ब्याज तो ये मार्च तक के है, उसके बाद तो उसको ब्याज भी लगेगा, फिर उसकी वसूली कैसे होगी? तो यही सवाल इस सरकार से। तो मेरा आग्रह ये है कि कम से कम उन किसानों के लिए जो धान नहीं बेच पाए हैं, जो ऋणी हैं, उसका तो धान खरीद ले सरकार। कोई कसम तो नहीं खाए हैं। सोसाइटी अभी भी हजारों किसान के धान सोसाइटियों में पड़ा हुआ है। तहसीलदार, एसडीएम दबाव डाल रहे हैं, वो धान उठा लो। श्रीमती कुमारी साहू जो विधायक रहे भाजपा की, उसका 200 कट्टा धान नहीं बिका, वो खुद धरने में बैठी थी अरमरी कला सोसाइटी में।
बालोद जिले के। बहुत सारे भाजपा के सब पदाधिकारी मुझे मिले कल, वो धान नहीं बेच पाए। सगुप्ता सरीन पत्रकारों की हैं? पत्रकार सगुप्ता सरीन भी धरने में बैठी है धान देने के लिए। हाँ, सगुप्ता सरीन वो भी धान नहीं बेच पाई है, पत्रकार है, वो भी धरना में बैठी है। ये डबल इंजन की सरकार और मोदी की गारंटी, तो विष्णु जी मोदी गारंटी तो फेल होते दिखाई दे रहा है, फेल हो चुका है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हालिया ऐलान भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। भारत अमेरिका ट्रेड डील और टैरिफ को 18% तक सीमित किया जाना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। साव ने इसे स्वागत योग्य बताते हुए कहा कि इससे भारत को व्यापक लाभ मिलेगा और ये प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी कूटनीति का ऐतिहासिक प्रमाण है। कल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो ऐलान किया है वो भारत की बड़ी कूटनीतिक विजय है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हो रहा है, ट्रेड डील जो हुई है और टैरिफ 18% हुआ है, ये बहुत बड़ा विषय है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जो ऐलान किया है वो स्वागत योग्य है और निश्चित रूप से इससे भारत को बड़ा लाभ होगा और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो कूटनीतिक सफलता है वो इस बात को प्रमाणित करता है। तो निश्चित रूप से ये बड़ा ऐतिहासिक और स्वागत योग्य कदम है।